वो मिलिट्री जिसने आयतुल्ला खामनाई के ना, जब शहीद हुआ आयतुल्ला अली खामनाई, उनके बाद जिन्होंने को नहीं किया है, उनके बाद जिन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं लेके आए, जो अकेले मोजिया, दुनिया मिसाल देती है नादिर भाई, दुनिया ने मिसालें दी हैं कि ईरानी कमांडर्स अलग अलग मोजियाक फॉर्मेशन के अंदर अलग अलग डिसीजन मेकिंग कर रहे थे मुल्क के मफाद में। आपने कहीं देखी है ऐसी फौज? ये बेचारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने वाले कमांडर्स ये करेंगे कू, ये करेंगे यहाँ पे डिक्टेटरशिप? तो बात सारी ये है, यहाँ पे मिलिट्री के अपने, बिल्कुल नो डाउट मिलिट्री का अपना एक पोजीशन होती है, मिलिट्री की अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन मिलिट्री उन ख्वाहिशात को पॉलिटिक्स के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आई और वो ये है कि 3 रुकनी इत्तेहाद बना है। पाकिस्तान पहले इस इत्तेहाद में शामिल था, अलबत्ता तुर्किया को भी लेकर आ चुके हैं, लेकिन तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान जारी करके बड़े सवालात खड़े कर दिए और वो बयान ये है कि ये इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बना। अब सवाल ये था कि ये पैगाम ईरान को था, इसराइल को था, अमेरिका को था, किसको था? बहरहाल इस इत्तेहाद से क्या सामने आने वाला है और ईरान में इसको किस नज़र से देखा जा रहा है? जॉन हुसैन एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, एक तवील अरसे बाद नजर आए हैं। जॉन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग कैसे देख रहे हैं, ईरान की क़यादत कैसे देख रही है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ईरान की क़यादत तो ऐसे देख रही है कि उनको नजर आ रहा है कि क्योंकि अमेरिका फेल हो चुका है और अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए ममालिक जो है वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ रीजन के अंदर ही सिक्योरिटी अलायंसेस बनाए और उन डायनामिक्स से आजाद हो जिन डायनामिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको फंसाया हुआ था। तो उसकी एग्जाम्पल यही मुआहदा है जो हुआ है ईरान की नजर में। बहरहाल सवाल है कि कहां तक जाएगा, कितने ममालिक और इसके अंदर आएंगे और ये किस लिए बना है। जैसा कि आपने कहा, रजब तैयब एर्दोगान ने ये बात की कि किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बना, तो उनको जरूरत क्यों पड़ी ये बात कहने की? क्या वो इसराइल को कह रहे थे कि मैं हम आपको नहीं मारेंगे क्योंकि सेहान के पोर्ट से तेल जाता है एश्केलॉन के पोर्ट के ऊपर, जो तुर्की के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इसराइल में अजरबैजान की पाइपलाइन के थ्रू? या वो ईरान को कह रहे थे जिसके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके साथ वीजा फ्री है, जिनके साथ ट्रेड भी अच्छी होती है? तो वो किसको कह रहे थे और जरूरत क्या पेश आई? अमेरिका को कह रहे थे। तो फायदा क्या है अगर किसी के खिलाफ नहीं है और एक दूसरे को मनाने के लिए किया गया है? तो फिर तो कागज है और कागज पे आपने दस्तखत कर लिए। तो क्लैरिटी की जरूरत है कि ये है किसके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, पहले भी हमने देखा कि 41 रुकनी एक इत्तेहाद बना था, उसके राहिल शरीफ साहब जो हैं उसके सरबराह थे। अगर वो इत्तेहाद था तो वो क्या इत्तेहाद उसको तहलील समझें, और अगर इत्तेहाद है तो फिर इस 3 रुकनी की जरूरत क्या? बहुत सारे सवाल तो है ना। तो क्या इत्तेहाद बना हुआ है? 41 मुल्कों का इत्तेहाद वो जो बना वो किसके खिलाफ बना? आप ये पहली बात तो ये, उसके अंदर ईरान नहीं था, उसके अंदर सीरिया नहीं था, उसके अंदर इराक नहीं था। क्यों नहीं था भाई? अच्छा, दूसरी बात ये कि उस इत्तेहाद ने किया उस कोalition ने आज तक किसी के ऊपर, 2015 में जब वो बना तो उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसराइल की गाजा के अंदर बमबारी भी हो गई, बच्चों को जो है वो जेनोसाइड करके, टारगेट करके उनको शहीद भी कर दिया गया। तो किस लिए बनी? केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल हो गए। तो किसके लिए बनी वो? 85,000 बच्चे यमन के अंदर भूख से शहीद हो गए। तो 41 मुल्कों की जो फौज बनी थी वो तो वैसी ही थी जैसे आप पुरानी देख लें, अरब लीग की जो ज्वाइंट डिफेंस ट्रीटी हुई थी 1950s में, बगदाद पैक्ट देख लें, यूनाइटेड अरब कमांड देख लें, फिर एक ज्वाइंट कोलिशन बनी 2015 में, उसके अंदर यमन के अंदर उन्होंने बमबारी की, वो देख लें। फिर उन्होंने अभी मैरीटाइम फोर्स बनाई थी 43 कंट्रीज की मिलकर, वो देख लें। ये छोड़े, आप पुरानी देख लें, सीटो सेंटो देख लें, वार्सो पैक्ट देख लें, जो दूसरे मुल्कों के बीच में हुई है। ये ट्रीटीज बनती है नादिर भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन ट्रीटीज का कोई मतलब है। बात सारी ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर ये चीज जरूरी है कि अगर उसके ऊपर अटैक हो तो वो रिटेलिएट करने की कुव्वत रखता हो। ये चीज होना जरूरी है किसी भी डिफेंस पैक्ट के लिए सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर कल को इजराइल हमला कर देता है तो हो सकता है कि रिटेलिएशन जो है वो हो, लेकिन मसला सारा ये है कि ऐसे हालात ही नहीं है कि इजराइल इनके ऊपर हमला करेगा। तो पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट चला गया ना इसमें से, क्योंकि पाकिस्तान तो ईरान के खिलाफ तो नहीं आएगा कभी भी इस ब्लॉक के अंदर। रह जाता है टर्की जो आया हुआ है, वो उसके तेल के जो मसले हैं, वो अश्केलॉन के पोर्ट तक जो तेल पहुंचता है सेहान से बीपीपी पाइपलाइन के थ्रू जो आता है अजरबैजान से, वो भी बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जंग तो वो भी नहीं करेंगे। अब सऊदिया बच गया। सऊदिया का क्या इंटरेस्ट है? सऊदिया का इंटरेस्ट ये है कि सऊदिया के अंदर बमबारी हो रही है शदीद। कल नाजरान के अंदर यमनियों ने, जो अंसारुल्लाह है, उन्होंने जो है किस तरीके से खतरनाक हमला किया आपको पता ही है।
और किस तरीके से जो है वो दूसरी जो कोलिशन सऊदी फोर्सेज हैं, जो प्रो सऊदी फोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने मिदाफ के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर जो है हिट किया। तो बात सारी ये है कि क्लियर है कि सऊदी अरब जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से पाकिस्तान और तुर्की को लाने के लिए कि वो जो है वो यमन के महाज के ऊपर जाके लड़े। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मुआहिदा किया, लेकिन क्योंकि अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी साइड पे हो सकता है। पाकिस्तान कह सकता है कि भाई तुर्की आ गया है, आप और तुर्की जाने, हम जो है वो तो जो है वो साइड पे है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, तुर्की को भी ले आए हैं, 5 और मुल्कों को ले आए हैं, लेकिन होना होना कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईरान की जो क़यादत है वहाँ पर, ईरान ईरान के जो रहनुमा है, मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वो भी एक कौमी सलामती के एक कमेटी के रुकन है, वो कह रहे थे कि इसकी हैसियत कागज़ से बढ़कर नहीं है। एक और भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी है, जबकि वज़ीर ख़ारजा जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह के इत्तेहाद होने चाहिए। तो कोई डिफरेंस है, क्या चीज़ है? नहीं, डिफरेंस नहीं है। इब्राहिम अजीजी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो तो बेसिकली जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मतलब आपको तो पता ही है, माशाल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आजाद होता है, वो कुछ भी कह देता है अपने ट्विटर पे लगा के, उसका क्या जा रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि इब्राहिम अजीजी ने, जैसे कि इब्राहिम रजाई, सॉरी इब्राहिम अजीजी कह रहा हूँ, इब्राहिम रजाई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने क्या कहा, इब्राहिम रजाई ने कहा कि सऊदियों को पता होना चाहिए कि एक कागजी अग्रीमेंट तुर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ उनको सिक्योरिटी नहीं दिलवा पाएगा। वैसे ही जैसे सालों की और बरसों की वन साइडेड जो उन्होंने नर्सिंग की है, मतलब जो उन्होंने अमेरिका को खिलाया पिलाया, जो ख्याल रखा, अमेरिका तो उनको नहीं बचा पाया। तो इब्राहिम अजीजी ने, सॉरी इब्राहिम रजाई ने कहा कि आप अपनी पॉलिसीज को बदलें ताकि आपको भीख ना मांगनी पड़े दूसरों से सिक्योरिटी के लिए। तो दफ्तर खारजा जो है, जो हमारे अराक्ची साहब जो है, अराक्ची साहब ने अलग ट्वीट किया, और अराक्ची साहब का ट्वीट ऑब्वियसली ये चीज दिखाता है कि मुसलमान ममालिक में इत्तेहाद होना चाहिए। और अगर आप अराक्ची साहब का ट्वीट देखें तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरीके से इनविटेशन भी है कि भाई आप और लोगों को भी इनवाइट करें, हम लोगों को मिलके जो है उसके अंदर लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनका ट्वीट की असल वर्डिंग क्या थी, उनकी वर्डिंग ये थी कि ईरान की पावरफुल फोर्सेज ने ये दिखा दिया है, अपनी रेडीनेस दिखाती है, अपनी कैपेबिलिटी दिखाती है कि वो दुनिया की सबसे महंगी मिलिट्री का मुकाबला कर सकती है अकेली। तो मुस्लिम जी, जब बिल्कुल। आपस में मिल रहे हैं तो हम एक साथ कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो ये एक दावतनामा है कि आप हमें भी बुलाएं यार, हम तो लड़के दिखा चुके हैं, हम तो हरा के भी दिखा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इशारा है, राकी साहब ने एक इशारा दिया है कि जी सबको एक साथ मिलाएं। ऐसा नहीं कि 41 मुल्कों की जो फौज है, जिस तरीके से ईरान को साइडलाइन किया गया था, उस तरीके से दोबारा हो। मेरे ख्याल में ये मैसेजिंग है इसके अंदर अंडरलाइन। बट वेल एंड गुड, अच्छी बातें होने चाहिए मुआहिदे, अमेरिका यहाँ से निकले, हम सब आपस में मुआहिदे करें। तो जॉन, आपको क्या लग रहा है, ये जो आबने हॉर्मुज़ का मामला है, जिसके ऊपर ओमान और ईरान लगता है कि हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं, और आज ओमान की जो काबीना है या हुकूमत है, उसने उस ड्राफ्ट की मंजूरी भी दे दी है, तो क्या होने जा रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रियलिटी हमेशा के लिए बदल चुकी है। ये बात जब जंग स्टार्ट हुई थी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया था, ये बात मैंने तभी बोल दी थी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरीके से चेंज हो गया और नया ड्राफ्ट बिल में क्या हो रहा है, क्या अमेरिका उसका पार्ट है या नहीं। अमेरिका उसका उतना ही पार्ट है जितना एक बच्चे को, जैसे दो लोग प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, कंट्रोलर उनके हाथ में होता है, और एक बच्चा आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे भी खिलाओ, तो उसको एक और कंट्रोलर, बगैर वायर का एक कंट्रोलर पकड़ा देते हैं कि जी तुम भी हमारे साथ खेलो। उसको लग रहा होता है कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन वो असल में खेल नहीं रहा होता। अमेरिका के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि उनको लग रहा है कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बन रहे हैं या वो निगोशिएशंस का पार्ट बन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है ओमान ने उनको कहा हो कि आप जो है वो हिस्सा है, हम ईरान के साथ आपकी डिमांड्स कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन बात सारी है कि ईरान ने भी यही बात की कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका का अपना मीडिया भी यही कह रहा है कि अमेरिका के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे ईरान के साथ। और तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं कि ईरान और ओमान का इस वक्त जो भी चल रहा है वो चल रहा है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। डॉक्टर सलीमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल के हवाले से कुछ डिटेल्स दी हैं, तफसीलात दी हैं, जो बिल आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि इनिशियल बिल के अंदर अमेरिका और इसराइल की जो वेसल्स हैं या जो टैंकर्स हैं, उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा, उनकी मिलिट्री वेसल्स को भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो कंप्लीट उनके ऊपर ब्लॉकेड लगाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। फिर अगर किसी ने ये वायलेट किया, जो कंडीशंस वायलेट की, वो कंडीशंस वायलेट करने का 20% उसको जुर्माना लगेगा उसके ओवरऑल कार्गो का। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक एक वक्त तक
नॉर्दर्न रूट से जो है वो चीजें डिटरमिन होगी, मतलब ईरान जितनी भी कश्तियां एंटर हो रही होंगी उनको ईरान संभालेगा उनके पैसेज को, और जितनी भी कश्तियां एग्जिट हो रही होंगी उनको ओमान और ईरान मिलकर संभालेंगे। ये एक वक्त तक होगा। फिर इस मुताबिक वक्त के बाद दोनों के जो कॉरिडोर है वो खत्म हो जाएंगे और एक सेंट्रल कॉरिडोर डिजाइन किया जाएगा। उस सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर भी एंट्री जो है उसको ईरान देखेगा और एग्जिट ईरान और ओमान मिलकर देखेंगे। अच्छा, फिर बीच में खबरें आना शुरू हुई कि बीच में खबरें आना शुरू हुई कि 3 से 8% जो है वो फीस ली जाएगी। ये खबरें झूठी हैं। फीस जो है वो देखती रही जाएगी कि टैंकर के अंदर क्या है या वेसल के अंदर क्या है, वो क्या लेके जा रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, उसका जो है वो किस ममालिक से वो किस ममालिक का है। तो ये सारी चीजें देख के डिटर्मिन होगा कि कितना उसको चार्ज करना है। और ईरान अपनी सर्विसेज भी देखेगा इसमें कि ईरान कौन सी सर्विसेज दे रहा है। इंश्योरेंस है, रिफ्यूलिंग है, एनवायरमेंटल फीस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सर्विसेज को देखते हुए भी चार्जेस लेगा। तो ये रियलिटी हमेशा के लिए चेंज हो चुकी है और अमेरिका की कोशिशें करने के बावजूद एक तेल की बूंद जो है वो बड़ी मुश्किल से अगर निकाली हो, उन्होंने एक दो टैंकर अगर निकाल रहे हो तो निकाल ली हो AIS ऑफ करके, वो भी कितनी ही नुकसान के बाद निकाले होंगे। लेकिन एक तेल की बूंद की इफेक्ट हॉर्मोज से ईरान की परमिशन के बगैर नहीं जा रही, और ईरान जिसको चाहता है उसको टारगेट कर भी देता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। UAE के 3 टैंकर हमें पता है, इंडिया के 3 टैंकर हमें पता है, कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने शूट डाउन किए हैं। अच्छा, तो जॉन आप क्या कहते हैं कि जुलाई के महीने में अमरीकी जो तेल की दरामदाद है बिलखसूस सऊदी अरब इन 2 रूट से जो है वो 0% है। तो ईरान यानी कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर अपना इंसार वेनेजुएला और उस तरफ कर लिया है। तो आप उसको इस खत्े में क्या ज़रूरत है? देखिए, जरूरत यह है कि अमेरिका की जो डिमांड है 22 मिलियन बैरल पर डे अमेरिका की डिमांड है, और अमेरिका की जो प्रोडक्शन है वो 12 मिलियन बैरल पर डे अमेरिका की अपनी प्रोडक्शन है, और 1.1 मिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला की प्रोडक्शन है। अगर आप ये मिला लें अमेरिका की और वेनेजुएला की प्रोडक्शन, तो 13 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन है इनकी। शॉर्टफॉल कितना है? शॉर्टफॉल तकरीबन 9 मिलियन बैरल पर डे का है। दुनिया के अंदर ऑलरेडी जो दुनिया की डिमांड है वो 100 मिलियन बैरल जो है वो डिमांड दुनिया की है। उसके अंदर ऑलरेडी जब 9-10 मिलियन का शॉर्टफॉल हमें नजर आ रहा है, तो अमेरिका को तो जरूरत है ना, कहां से वो तेल पूरा करेगा? अच्छा, मार्केट्स को ऑफसेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, प्राइसेस को ऊपर लाने के लिए उनको ऑलरेडी, सॉरी, प्राइसेस को नीचे लाने के लिए उनको ऑलरेडी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से जितना क्रूड है वो छोड़ना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमें पता है कि उनकी, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है और दुनिया के अंदर सप्लाई भी मेंटेन करनी है, तो उनकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो इतनी कम हो गई है कि वो लोग नहीं सस्टेन कर सकते। तो बात सारी है कि ऑप्शन कोई है नहीं, जंग ये कर नहीं सकते। 80% थैड इस्तेमाल हो गया, 65% जो है वो पेट्रियट इस्तेमाल हो गया है। साल के 80 या 85 तो थैड बनते हैं, जो कि एक एक $12.5 मिलियन से लेकर $16 मिलियन तक का है। 600 टोटल पेट्रियट बनते हैं, तो कैसे रिकवर कर पाएंगे वो? अच्छा जॉन, ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि अमेरिकी सदर के पास अब 2 ही ऑप्शन हैं निकलने के लिए। इस पर बहुत सारा DW से लेकर बीबी से लेकर राइटर से लेकर कि भाई असला आपके पास कम पड़ गया, आपके पास इंटरसेप्टर है नहीं कि जो ईरान के मिसाइलों को रोक सके, चाहे जाए कि आप ईरान पर अपने टारगेट्स अचीव करें। ऐसी सूरत हाल में उसके पास निकलने का रास्ता क्या है, और आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो ओमान की तरफ से चीज़ें तय होगी उसको मान लेगा और आगे बढ़ेगा, या मिड टर्म इलेक्शन में एक बड़ी सियासी शिकस्त भी देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो हम तो, आपको याद ही होगा, हम तो शुरू से कहते थे कि आज जो रॉयटर्स और BBC कह रहे हैं कि आपका असला खत्म हो चुका है, पहले वही कहते थे कि नहीं, ईरान की जो है वो इतनी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ईरान के अंदर इतने बेसिस खत्म हो गए हैं। तो आपको याद होगा शुरू में बड़ा प्रोपेगेंडा होता था इस पे। लेकिन बहरहाल हाँ जब ईरान ने अपनी हाँ, स्ट्रेंथ, फिजाइया तबाह, बहरिया तबाह, सब तबाह, वो सी तबाह, बाकायदा रिपोर्ट, उनके यही पास चैनल जो आज लाइसेंस अमेरिका की तबाह। रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यस यस, यही चैनल जो आज अमेरिका की रिपोर्ट दिखा रहे हैं ईरान की दिखाते थे कि जी 300 मिसाइलें उस दिन गई, तो 200 अगले दिन गई, तो 100 अगले दिन गई, जी ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही है। तो जी ईरान ने जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपनी डिफेंस जो है उसकी खोई है, लॉन्चर खोए हैं। बहरहाल ये तो हमने देख ही लिया है कि अमेरिका, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो ना सिर्फ ये जंग हार चुका है बल्कि मिड टर्म इलेक्शन भी हारेगा। और मैं एक और बात बता दूं आपको, अमेरिका के अंदर स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल चेंज आपको नजर आने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, मेरे ख्याल में, यस, मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन तक अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट नजर आएगा। अगर कमिंग इलेक्शन में आपको नहीं नजर आया तो उसके अगले इलेक्शन में जरूर नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिकियों ने जो अपना एक्सपीरियंस है जंग करके हारने का,
उसको मैक्सिमाइज कर लिया। उसकी वजह यह है कि आज पहली दफा अमेरिकी अवाम को इस बात की अवेयरनेस है कि अगर वो जंग कर रहे हैं तो वो एक जंग इसराइल की या जायनिस्ट की जो है वो पैदा करता जंग है, या जायनिस्ट की वजह से जो है वो जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक एग्जॉस्ट हो चुके, ऑल ऑप्शन हैव बीन एग्जॉस्टेड। और अगर चीजें आगे जाती है तो अमेरिकन पब्लिक को भी ये रियलाइज हो गया है कि एपेक हो गया, जितनी भी दूसरी लॉबीज हो गई, इन लॉबीज का इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा, इनको फायरा के अंडर रजिस्टर कराना पड़ेगा, या फॉर एग्जाम्पल इनको परमानेंटली यहां से निकालना पड़ेगा। और उसकी उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि इलेक्शंस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि प्रो प्रो पैलेस्टाइन कैंडिडेट जो है वो जीत रहे हैं बड़ी तेजी से। अल जायद का इलेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो मिड टर्म्स तो ये हारने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आगे मुझे लगता है कि एक अमेरिका के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर इसराइल के मैं मिनिस्टर्स देख रहा था, उनके वजीर ख़जाना हो या और हों, वो बयानात दे रहे हैं कि जनाब अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो इसराइल जो है एटमी जो सलाहियतें उस पर नज़र रखेगा, मिसाइल सिस्टम पर भी, और कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, इसराइल बिल्कुल नजरें रख ले इसराइल के साथ। देखिए, पहले भी जो मुआहदे हुए उनको इसराइल ने किस तरीके से थ्रेटन किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसराइल ने तो अपनी पूरी जंग कर ली। 2023 में जो उन्होंने बमबारी स्टार्ट की तो उन्होंने पूरा अरसा गुजार लिया, लेकिन हमारी जो कोalition थी माशाल्लाह, या जितनी भी चीजें थी, उसने तो थ्रेटन नहीं किया। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक रियलिटी बयान कर रहा हूं कि उनको किस बात से डरने की जरूरत है। मतलब वो तो नहीं अटैक हो रहे। अगर हाँ वो आगे जाके कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसराइल कहीं जैसे कतर के ऊपर उन्होंने हमला किया और कतर ने तो जवाब ही नहीं दिया, जबकि एक कोलिशन जो है उनकी भी एग्जिस्ट करती है अरब ममालिक की, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कतर के अंदर हमला होने के बावजूद। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अल्फाजों से ज्यादा या बयानात से ज्यादा जो है वो कोई सख्त जो है वो काम करेगा इस पूरी चीज के अंदर। और इसराइल को बेफिक्र होकर रहना चाहिए। इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्लान में सबसे बड़ा और अच्छा जो जो सब्जेक्ट है वो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस है। कि बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि बड़ी इसराइल को हम सिक्योर करेंगे, तो सबसे ज्यादा उसका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसके अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त दो सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो है, पहला बोर्ड ऑफ पीस और दूसरा इब्राहिम। तो अच्छा, ये जो अमेरिकी सदर बार बार कहते हैं कि जनाब इनके पास फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे, बिल्कुल बोरान है, पैसे खत्म, और ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर जो बगावत होगी अब फौज की तरफ से होगी, क्योंकि उनके पास तो तनख्वाह ही नहीं देने के लिए। देखिए, ये बातें जंग के दौरान भी हुई थी, और मैं आपको बता दूं जंग के दौरान ना सिर्फ तनख्वाही दी गई बल्कि ईदी अलग से दी गई। ईरानियों को याराना अलग मिलता है, इनका जो गैस की सब्सिडी या इनकी ऑयल की जो सब्सिडी है वो अलग मिलती है। पेट्रोल हमारे लिए 8 रुपए लीटर है, ईरानियों के लिए 4 रुपए लीटर है। ठीक है, तो इनके लिए वैसे ही जिंदगी बहुत ज्यादा सस्ती है। और मैं आपको इतना बता दूं कि आदतें शायद ईरानियों की बिल्कुल सही बात है खराब हो गई है। इतना सस्ता जब तेल मिल रहा है और पानी फ्री है और गैस फ्री है और सब कुछ ही फ्री है, बिजली भी तकरीबन फ्री है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल अगर 4 रुपए से 8 रुपए होगा तो बिल्कुल लोग जो है वो गुस्सा हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरानी अवाम वैसे भी अगर 1 घंटे से ज्यादा बिजली चली जाए तो बाहर आके खड़े हो जाते हैं लोग कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वैसे तो तेहरान के अंदर बिजली नहीं जाती, लेकिन अगर कहीं जा रही हो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बिजली के अभी मसले शुरू होने वाले, तो अवाम जो है वो बाहर आके खड़ी हो जाती है कि क्या तमाशा है। तो बात सारी ये है कि नाज़र भाई, ये बातें अमेरिका जो कर रहा है उसने ये बातें एक्सपीरियंस करवा के दिखा दिया ईरानियों को। पावर स्टेशन भी जब उन्होंने हिट किया, जब उन्होंने, और स्कॉट बेसेनेट जो है वो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उसने बाकायदा इकरार किया कि हमने ईरान के अंदर करेंसी मैनिपुलेट की और हमने ऐसे हालात पैदा किए। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं कोई इमोशनल नहीं हो रहा ईरान को डिफेंड करने में, मैं हकायक बता रहा हूं। जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है उसने खुद बोला कि हमने ईरान के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि लोग, ईरानी अवाम जो है वो बाहर आए। तो जब वो हालात पैदा करके देख लिए, जब ईरानी बाहर आ गए, जब उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो अब दोबारा ट्राई करके देख ली दोबारा क्या होना है। पहले उन्होंने कहा कि जी 50, पहले का 30,000 लोग मरे, फिर का 40,000 लोग मरे, फिर का 50,000 लोग मरे, फिर कोई कहता है 80,000 लोग मरे। अब अगली दफा 1.5 लाख मर जाएंगे, 2 लाख मर जाएंगे, कोई बात नहीं, वो ट्राई करके देखिए। आपको तो नजर आ गया ना कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद के जनाजे में कितने करोड़ों की आवाम जो है वो मौजूद थी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये अवाम जिसने 47 ईयर ऑफ पेंशन दी थी, तस्लीम किया ना, ये तो ट्रंप ने भी तस्लीम किया कि है यार, उनके लीडर ये कितने लोग मोहब्बत करते थे, लोग रो रहे थे। ये वही अवाम है ना, ये वही अवाम है जिसको महंगाई देखनी पड़ रही है। ये वही अवाम है जो ट्रंप के बकौल भूखी है, और ये वही अवाम है जो ट्रंप के भाई, बात सारी ये है कि अमेरिका एहसास ही, कोई पूरी दुनिया एहसास नहीं कर सकती कि ईरानी अवाम किस तरीके की अवाम है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने 47 साल
सैंक्शंस देखी हो और लगातार प्रोपेगेंडे भी देखे हो, लगातार जंग भी देखी हो, लगातार उनके अपने लीडर जो है वो शहीद होते हुए भी देखे हो, तो कोई ईरानी कौम की तरह कोई एक्सपीरियंस जो है ना वो नहीं कर सकता नादिर भाई। अनफॉर्चुनेटली आपको ईरान में आप भी आए हुए हैं, मुझे पता है, आपको भी याद ही होगा कि किस तरीके के लोग यहाँ पे हैं। तो ये कोई आसान कौम नहीं है, ये आसान लोग नहीं है, इन्होंने कुर्बानियां दी है, इन्होंने खून बहाया है, इन्होंने सब्र किया, इन्होंने बर्दाश्त किया है और ये आगे अच्छा, भी करते रहेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह। अभी ये बताएं कि जो मसूद पज़ेश्कियान साहब हैं उनको क्या हुआ, क्यों वजाहतें दे रहे हैं, क्यों ये बता रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें जो है वो कुछ चीजों को फिर ना तकवीत देती हैं कि हाँ, लगता है कि मिलिट्री साइड पे कुछ और चल रहा है, हुकूमत की साइड पे नहीं, कुछ मिलिट्री और चल मिलिट्री रहा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, मिलिट्री कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई लीडर है और बात सारी ये है कि अगर किसी को लगता है कि आपने मुज़ाकरात करने थे, आपने देख लिए ना करके, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई की राय अलग थी, आपने तो आपको तो पता ही है, तो आपने करके देख लिए। तो अब जो मुश्तरका फैसला है, जो जो वीटो है आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये मेरी रीडिंग है। हो सकता है कि उन्होंने ये चीज, रूमर्स क्योंकि चल रहे थे, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे ईरान के अंदर के, फॉर एग्जांपल कहा यह जा रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई ने, ये रूमर्स है बाय द वे, कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई ने इस दफा कह दिया है क्लियरली कि अगली दफा अगर आगे पेजेश्कियान रिजाइन करते हैं या रेजिग्नेशन मांगते हैं तो मैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी नॉर्मल सी उन्होंने बात की, लेकिन बहरहाल एक ऐसी बात है कि जो दिखाती है कि अब आप जो है वो ब्लैकमेल या ऐसी चीज नहीं नहीं कर सकते। ये ऐसा ऐसी बात चल रही थी। मेरे ख्याल में उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मसूद पेज़ेश्कियान ने बोला है कि नहीं जी, मैं रिजाइन नहीं कर रहा, और पता चल गया ना, आपने करके देख लिया मुज़ाकरात, आपने लॉलीपॉप लेके देख लिया, कितनी दफा आप जो है वो एक ही चीज के ऊपर जो है वो चलाएंगे। तो एक बहरहाल सिक्योरिटी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना, नेशनल सिक्योरिटी को, और जो ग्रेटर इंटरेस्ट होते हैं उनको तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता सिर्फ आपकी जिद की बुनियाद पे। तो इन्होंने मेरे अपनी ख्याल में वो तरफ वाली से सिचुएशन कम से कम 3 दफा तो देख लिया है, पूरी मिलिट्री क्यादत शहीद करा के बैठ गए मुज़ाकरात के नाम पर, लीडरशिप कुर्बान करा के बैठ गए। एट द है, नतीजा क्या निकला है? कुछ नहीं निकला। आप ये बताएं कि जो कहते हैं कि मिलिट्री के बीच में डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है यार? सारे कमांडर तो शहीद हो गए हैं, सारे बेचारे जो कमांडर हैं वो तो चले गए हैं। कौन सी मिलिट्री है जिसको कू करना है यहाँ पे? और वो मिलिट्री जिसने आयतुल्लाह खामनाई के ना, जब शहीद हुआ आयतुल्लाह अली खामनाई, उनके बाद जिन्होंने कू नहीं किया है, उनके बाद जिन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं लेके आए, जो अकेले मोजिया, दुनिया मिसाल देती है नादिर भाई, दुनिया ने मिसालें दी हैं कि ईरानी कमांडर्स अलग अलग मोजियाक फॉर्मेशन के अंदर अलग अलग डिसीजन मेकिंग कर रहे थे मुल्क के मफाद में। आपने कहीं देखी है ऐसी फौज? ये बेचारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने वाले कमांडर्स ये करेंगे कू, ये करेंगे यहाँ पे डिक्टेटरशिप? तो बात सारी ये है, यहाँ पे मिलिट्री के अपने, बिल्कुल नो डाउट मिलिट्री का अपना एक पोजीशन होती है, मिलिट्री की अपनी कुछ ख्वाहिशात होती है, लेकिन मिलिट्री उन ख्वाहिशात को पॉलिटिक्स के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं करती। वो सिस्टम को डैमेज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं जो इनकलाब इस्लामी और विलायत फकी का जो निजाम है वो बरकरार रहे। हाँ, लीडर ने एक दफा बोल दिया, अगर सुप्रीम लीडर ने कमांड कर दिया तो उनका कमांड जो है वो फाइनल वर्ड है, भले फिर कोई कुछ भी बोले। तो मिलिट्री जो है वो उसको फॉलो करती है। फाइनल फाइनल क्वेश्चन और फाइनल वर्डिक्ट आपका क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या नजर आ रहा है आपको इन मुज़ाकरात का? कुछ बन पाएगा? मुज़ाकरात हो कहाँ रहे हैं? मुज़ाकरात हो कहाँ रहे हैं? मुज़ाकरात तो हम तो बस रोजाना 3 दफा कहते हैं जनाब, कभी कहते हैं बहुत बेहतरीन लोग हैं, फिर शाम को वो कहते हैं उसने भी ट्वीट भी लगाया, डोनाल्ड ट्रंप हैज वन द वॉर। उसने खुद से एडिट करके बंदे खुदा ने, क्योंकि कोई न्यूज जो है न्यूज आउटलेट उसके लिए नहीं लगा रही थी कि ट्रंप जीत गया, तो उसने एआई से बना के एक न्यूज का पोर्टफोलियो बना के लगाया कि जी डोनाल्ड ट्रंप हैज वन द ईरान वॉर। और मैं आपको भेज सकता हूं, इतना मजा का खेज। अब वो बेचारा जो अभी चीजें किया कर रहा है अभी उसको, किया उसने? अभी अभी थोड़े अभी आज की अभी कल की बात है, मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको भेज दिया, ये अच्छा, देखें, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लगाता रहता हूँ ऐसी चीजें, इधर आप देखें। तो बहरहाल आ गया होगा आपके पास। तो बहरहाल उसने ये लगाया कि जी डोनाल्ड ट्रंप हैज वन द वॉर। तो बात सारी ये कि उसके अपने ख्यालात अलग हैं यार, उसके उसके जहन में तो वो बातचीत कर रहा है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है ओमान जो भी बातें कर रहा हो ईरान के साथ, हो सकता है उसको उसने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया हो, और अमेरिका इसीलिए अपीज करने के लिए ईरान के ऊपर से जो सैंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता हटाने की जो है वो दिखा रहा है कि मैं आपके ऊपर से सैंक्शन हटा रहा हूं। देखो 25 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जैसे उन्होंने सैंक्शन हटाए, 3 आईआरजीसी से लिंक्ड इदारों के ऊपर से सैंक्शन हटाए, तो अमेरिका जो है ना वो फौरन से, जैसे होता है ना कि आपने एक हद तक पुश करना होता है, आपने ईरान को उस हद तक पुश कर दिया है कि अब आपको ईरान से मिन्नतें करने के लिए आपको
इन एडवांस आपको स्टेप्स दिखाने पड़ रहे हैं कि जी तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बिल्कुल हो सकता है नादिर भाई, नो देयर इज नो डाउट कि अगर अमेरिका जो है वो इस्लामाबाद मुआहदे की शिकों पे वापस आ जाता है तो वेल एंड गुड। ईरान को ऐसा थोड़ी है कि ईरान बोलेगा नहीं जी हमने अब करना है, नहीं, ईरान को भी पता है अच्छी तरीके से कि ये आएंगे दोबारा, फिर ये बैठेंगे, फिर ये झूठ बोलेंगे, फिर है हमारे ऊपर मारेंगे, हम इनको दो और मारेंगे, फिर ये सुधर के वापस आएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अभी पिटाई होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का मसला हल होगा, फिर पिटाई होगी, फिर पैसे दिए जाएंगे, फिर पिटाई होगी, फिर जो है वो ऑयल रिवर निकलेगा, फिर पिटाई होगी, फिर वो 200 अरब डॉलर का मामला चलेगा। तो ईरान को अब मजाकरात, क्योंकि उन्होंने मजाकरात का रास्ता चुना है और ये मजाकरात सिंपल नहीं है, वादे पे आप सामने वाले फरीक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वादे पूरे करेगा। तो ईरान को इन मुज़ाकरात को पूरा कराने के लिए हर कंडीशन के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी और हर कंडीशन को पूरा कराने के लिए ईरान को लड़ना पड़ेगा। ये मेरी रीडिंग है। तो ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, ये जंग अभी चलने वाली है काफी देर तक मेरे ख्याल में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय का इज़हार भी करें और आप अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।